Hello everyone. Today I'm coming with the part second of the genetics, that is principle of inheritance and variation. इस पार्ट के अंदर हम लोग जो मेजर पोर्शन है उसको कवर कर लेंगे. उसके बाद हमारे पास सिर्फ डिसऑर्डर्स बचेंगे एंड सिक्स्थ डिटर्मिनेशन बचेगा. So let's begin with the incomplete dominance. Let's begin with our first topic, that is the incomplete dominance. जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या होगा कि जो डोमिनेंट अलील होगा वो एक रिसेसिव अलील के ऊपर अपना कंप्लीटली डोमिनेंट शो नहीं कर पाएगा. ठीक है. एंड इसके अंदर मेनली क्या था कि जो हमारी पेरेंटल जनरेशन थी, पेरेंटल जनरेशन से जब क्रॉस करवाए उनके गैमेट्स का, तो जो हमारी F1 जनरेशन आ रही है वो पेरेंटल जनरेशन में से किसी भी पेरेंट को कंप्लीटली रिजेंबल नहीं कर रही है. ठीक है. वहां पे क्या हो रहा है कि जो F1 हमें देखने को मिल रहा है वो एक डिफरेंट है. वो जो हमारी पेरेंटल जनरेशन है उससे बिल्कुल डिफरेंट है, बट उसका एक मिक्सचर है. ठीक है. ये इसके अंदर एग्जाम्पल लिया गया है डॉग फ्लावर का. डॉग फ्लावर इज ऑल्सो नोन एज अ स्नैपड्रैगन एंड इंटरहाइनम स्पीशीज. जैसे कि इस डायग्राम में देखने को मिल रहा है कि पेरेंटल जनरेशन के अंदर क्या था, एक पेरेंट जो है वो रेड है जिसको डिनोट कर रहे हैं विद द कैपिटल आर एंड द सेकंड वन इज ऑफ वाइट कलर दैट इज रिप्रेजेंटेड विद स्मॉल आर. इनके जो गैमीट्स होंगे वो होंगे कैपिटल आर एंड द स्मॉल आर. देन जब कैपिटल आर एंड स्मॉल आर का हम लोग क्रॉस करवाएंगे, देन हमें जो F1 जनरेशन मिलेगी वो क्या मिलेगी, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर. इट मीन्स वो इसका मिक्सचर है, दैट इज द ऑफ पिंक कलर. ठीक है. देन जब हमारा जो F1 जनरेशन आया, देन हम F1 जनरेशन का जो क्रॉस करवाएंगे इनके गैमीट्स का, तो जो F2 जनरेशन है वो हमारे पास ये मिलेगी. मतलब उसके अंदर क्या होगा कि पेरेंटल जनरेशन के जैसे सिमिलर भी हमें प्रोजेनीज देखने को मिलेंगी, बट इन द F2 जनरेशन में. ओके. और then its phenotypic ratio is 1:2:1 and its genotypic ratio is 1:2:1. जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है उसके अंदर ये चीज ध्यान रखनी है कि उसका जो फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो होता है वो हमेशा सेम होता है, उसके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं होगा. ठीक है. सो लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट द कोडोमिनेंस. कोडोमिनेंस के केस में क्या होता है कि जो हमारा प्रोजेनी होती है वो दोनों ही पेरेंट्स को रिजेंबल करेगी. और इसके केस में क्या होते हैं कि अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन है लाइक इन दिस, कि यहाँ पे आई ए है, यहाँ सॉरी आई बी एंड हेयर इज स्मॉल आई, तो यहाँ पे क्या है, हेट्रोजाइगस कंडीशन है. लेकिन हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर भी क्या होगा कि जो हमारे अलील्स प्रेजेंट है, इट मीन्स यहाँ पे जो आई बी और आई प्रेजेंट है दोनों इक्वली डोमिनेंस शो करेंगे इन द केस ऑफ कोडोमिनेंस. ठीक है. फॉर एग्जांपल लाइक एबीओ ब्लड ग्रुप जो होता है ह्यूमंस के अंदर, ये एग्जांपल है कोडोमिनेंस का. यहाँ पे क्या होता है कि जो आरबीसीज होते हैं, आरबीसीज की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उनके पास कुछ शुगर पॉलीमर्स होते हैं जो क्या करते हैं, अपने सरफेस से बाहर निकलने का ट्राई करते हैं. और उसके पास जो शुगर होती है वो एक जीन के थ्रू कंट्रोल्ड की जाती है. ठीक है. देन काफी बारी क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है, तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है ए बी पॉजिटिव. और इस टेबल के अकॉर्डिंग इस टेबल में टोटल 6 जीनोटाइप्स हैं एंड 4 फिनोटाइप हैं. इट मीन्स कि जो एबीओ ब्लड ग्रुप है उसके रिगार्डिंग जितने भी केसेस बनेंगे उसके अंदर 6 जीनोटाइप होंगे और 4 फिनोटाइप्स होंगे. देन अगर हमें नंबर ऑफ जीनोटाइप फाइंड करने हैं, देन देयर इज अ फॉर्मूला दैट इज n/2 इंटू में n+1. यहाँ पे जो n है वो क्या होगा, नंबर ऑफ अलील्स होंगे कि कितने अलील्स हैं उनको पुट करेंगे, देन डिवाइड करेंगे 2 से, इनटू कर देंगे n+1. अगर नंबर ऑफ फिनोटाइप फाइंड करना है देन वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला दैट इज द n+1. देन यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट केस में क्या है, आई ए एंड सेकेंड में आई ए. दोनों पेरेंट अपना अपना डोमिनेंस शो करेंगे और यहाँ पे क्या बनेगा, आई ए इंटू आई ए. द ब्लड टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग इज ए. यहाँ पे ये सिमिलर कंडीशंस थी, मतलब होमोजाइगस कंडीशन है. यहाँ पे आई ए एंड आई बी ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है, लेकिन यहाँ पे दोनों पेरेंट अपना अपना डोमिनेंस इक्वली शो करेंगे. देन द ब्लड ग्रुप टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग इज ए बी. ठीक है.
देन नेक्स्ट केसेस IA एंड I, ये भी हेट्रोजाइगस कंडीशन है। तो यहाँ पे जो I होता है उस पे उसका कोई स्पेसिफिक कोई एक वो नहीं होगा, उसको एक तरीके से लिट कर सकते हैं कि 0, ठीक है, मतलब O। तो वो किसी भी उस शुगर के साथ मिलेगा तो उसका वो शो करता है, मतलब उसका कोई स्पेसिफिकली कुछ नहीं होगा। देन इसका होगा A एंड नेक्स्ट कंडीशन में है IB एंड IA, हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो यहाँ पे AB हो जाएगा। देन होमोजाइगस कंडीशन IB एंड IB, तो ये क्या होगा B ब्लड टाइप, एंड हियर इज I एंड I, तो वो O बन जाएगा, ठीक है। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट, we will talk about the dihybrid cross। पहले हम लोगों ने मोनोहाइब्रिड के बारे में बात करा था, अब डाईहाइब्रिड। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे अबाउट द इनहेरिटेंस ऑफ टू कैरेक्टर्स। मीन्स यहाँ पे दो कैरेक्टर्स, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स होते हैं उनके दो पेयर्स के बीच में क्रॉस करवाते हैं, ताकि हम लोग जो इनहेरिटेंस है कैरेक्टर्स का उसको इजीली स्टडी कर सकते हैं। इसका फिनोटिपिक जो रेशियो होता है दैट इज 9:3:3:1, एंड इसका जीनोटिपिक रेशियो होगा 1:2, 2:4, 1:1, 2:2, 1:2, ठीक है। और देन इसके ऊपर एक जो हमारा ये है डाईहाइब्रिड क्रॉस है, इसके ऊपर बेस्ड एक लॉ है दैट इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये जो लॉ होता है ये स्टेट करता है कि जब दो कैरेक्टर्स जो होते हैं ट्रेट्स के वो कंबाइंड होते हैं एक हाइब्रिड के अंदर, तो जो एक पेयर होता है कैरेक्टर्स का, इट मीन्स हमने जैसे यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे बोल सकते हैं दो पेयर्स का भी क्रॉस होता है, तो दो पेयर में से एक पेयर जो होता है वो सेग्रीगेट कर जाता है और वो इंडिपेंडेंट होता है दूसरे पेयर से, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है क्रॉस के अंदर कि यहाँ पे हम दो कैरेक्टर्स ले रहे हैं जस्ट लाइक राउंड और येलो। राउंड को डिनोट करेंगे विद द कैपिटल आर एंड येलो को विद द कैपिटल वाई। रिंकल्ड ग्रीन, wrinkled small r and green with the small y। इनके गैमीट्स क्या आएंगे दैट इज इसका कैपिटल R कैपिटल Y, इसका गैमीट होगा स्मॉल r y। देन जो हमारी F1 जनरेशन होगी वो कैसी आ जाएगी, हमारी राउंड येलो टाइप आएगी, तो वो कैसी हो जाएगी कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, ठीक है। फिर जब इसकी सेल्फिंग करवाएंगे तो हमें F2 जनरेशन मिल जाएगी। तो F2 जनरेशन से हमारे फिनोटिपिक रेशियोज, ये फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियोज ये आ जाएंगे, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। आवर फर्स्ट टॉपिक इज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इसके अंदर क्या था कि जो मेंडल थे उन्होंने जो काम किया था इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स के ऊपर, उनका जितना भी काम था वो सारा का सारा पब्लिश कब हुआ था इन 1865 में। लेकिन जितना भी काम था 1865 में पब्लिश तो हो गया था, बट टिल 1900 वो अनरिकॉग्नाइज्ड रहा था, क्योंकि उस टाइम पे जो कम्युनिकेशन था वो इजी नहीं था। मतलब इजीली कम्युनिकेट जैसे आजकल होता है, न्यूज़पेपर्स में हम लोग चीज़ें पब्लिश कर देते हैं, इंटरनेट पर डाल देते हैं तो वो इजीली वायरल हो जाता है। लेकिन उस टाइम पे ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो इस वजह से उनका जितना भी काम था वो पब्लिश नहीं हो पाया था। द सेकेंड थिंग कि किस वजह से और नहीं हो पाया था कि उन्होंने मैथमेटिक अप्रोच यूज़ करी थी। इट मीन्स कि उन्होंने कुछ डिफरेंट किया था, जस्ट लाइक उन्होंने मैथमेटिक के लॉजिक्स एंड स्टैटिस्टिकल जो अप्रोचेस थी उनको यूज़ किया था अपने जितनी भी उनका रिसर्च था उसके अंदर। लेकिन जो बाकी के साइंटिस्ट थे और बायोलॉजिस्ट थे वो उस फील्ड से बिलोंग नहीं करते थे, तो उनके लिए उन सारी चीज़ों को समझना बहुत मुश्किल हो रहा था, तो इसलिए वो उनके लिए अनएक्सेप्टेबल था। देन कि उन्होंने जो फैक्टर्स के बारे में बोला था, तो उस फैक्टर्स को प्रूव करने के लिए, उन फैक्टर्स की एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए जो मेंडल थे वो कोई भी फिजिकल प्रूफ प्रोवाइड नहीं कर पाए थे। ये भी एक रीजन था कि उनका जो काम था वो 1900 तक अनरिकॉग्नाइज्ड रहा था। देन इन 1900 क्या हुआ था कि तीन साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने मेंडल के वर्क पे रीडिस्कवरी किया था। द फर्स्ट इज कार्ल कॉरेंस जो जर्मनी से थे, सेकेंड ह्यूगो डिब्रेस जो होलैंड से थे, एंड द थर्ड इज एरिक वॉन टिशरमार
जो कि ऑस्ट्रिया से थे। देन कि माइक्रोस्कोपी के अंदर कुछ एडवांसमेंट्स हुई थी जिसकी वजह से क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी हुई थी। मेनली क्रोमोसोम्स क्या थे, कुछ कलर्ड बॉडीज थी जो कि स्टेनिंग के थ्रू विजुअलाइज करी जा रही थी। उसके बाद जो स्यूटिन एंड बोवरी थे, उन्होंने क्या काम करा था, उन्होंने नोट करा था दैट कि जो क्रोमोसोम्स का बिहेवियर है वो जीन्स के बिहेवियर के पैरेलल है। एंड उन्होंने क्रोमोसोम्स के मूवमेंट को मेंडल के वर्क को एक्सप्लेन करने के लिए यूज करा था। देन कि जो स्यूटन थे, उन्होंने जितनी भी नॉलेज थी ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन का, जो भी लिंक कर रहा था विद द मेंडेलियन प्रिंसिपल, उन सबको इकट्ठा करा। फिर उन्होंने क्या बताया था कि जो दो अलील्स हैं ऑफ अ जीन पेयर वो होमोलॉगस साइट पे प्रेजेंट होते हैं ऑन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पे। टेबल दी हुई है, दैट इज द टेबल 5.3 जो एनसीईआरटी में गिवन है। उसके अंदर ये दोनों ए और बी से डिनोट किया हुआ है। ए जो है उसमें जीन्स के बारे में बताया हुआ है और बी जो है वो क्रोमोसोम्स के बारे में है। तो यहाँ पे देख लेंगे हम लोग। एंड देन कि जो मेटाफेज होता है ऑफ मियोसिस फर्स्ट का जो मेटाफेज है, उसके अंदर क्या होगा कि दो क्रोमोसोम के पेयर्स होते हैं, वो मेटाफेज प्लेट पे इंडिपेंडेंटली अलाइन होते हैं। उसके बाद कुछ एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है जिसके अंदर क्या था कि जो थॉमस हंट मॉर्गन एंड उनके कलीग्स जो थे, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन निकाला था। जो क्या था कि जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो वेरिएशंस आ रहे थे, ठीक है, तो उन वेरिएशंस का बेसिस को डिस्कवर करने के लिए उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे। उसके अंदर क्या था कि जो मॉर्गन थे, उन्होंने टिनी फ्रूट फ्लाइज इट मींस ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर पे एक्सपेरिमेंट किया था। उस जो ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर है, इनको हम ग्रो करवा सकते हैं इन द सिंपल सिंथेटिक मीडियम पे इन लेबोरेटरीज के अंदर। और इनका लाइफ साइकिल जो होता है अबाउट 2 वीक्स का है। सिंगल मीटिंग में ही ये बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोजेनीज को प्रोड्यूस करते हैं। और जो मेल और फीमेल है उनको हम इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, इट मीन्स उनको इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये मेल है एंड ये फीमेल है। मेनी हेरिडिटरी वेरिएशंस हैं, मीन्स जो काफी सारी हेरिडिटरी वेरिएशंस हैं उनको हम इजीली लो पावर माइक्रोस्कोप के साथ भी देख सकते हैं। देन ये हमारा फीमेल है एंड ये मेल है। फीमेल के अंदर क्या है, XX, ठीक है, एंड मेल के अंदर क्या है, XY क्रोमोसोम्स। विद लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन क्या था कि जो मॉर्गन थे, उन्होंने ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर पे एक डाई हाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किया था ताकि वो जितने भी 6 लिंक्ड जीन्स हैं उनके बारे में स्टडी कर पाए। मॉर्गन ने टर्म दी थी लिंकेज, ठीक है, जिसका मतलब था द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स ऑन क्रोमोसोम। एंड रिकॉम्बिनेशन का क्या था, द नॉन पैरेंटल जीन जो कॉम्बिनेशंस थे वो। अगर जीन्स टाइटली लिंक्ड है, इसका मतलब उनका रिकॉम्बिनेशन बहुत लो होगा, और जो लूजली लिंक्ड है उनका रिकॉम्बिनेशन बहुत हाई होगा। स्ट्रेंथ जो ऑफ लिंकेज है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द क्रॉसिंग ओवर, इट मींस रिकॉम्बिनेशन, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन लिंक्ड जीन्स। देन अल्फ्रेड स्ट्यूटेवर्ट जो मॉर्गन के स्टूडेंट थे, उन्होंने क्या करा था, रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी को यूज करा था। इट मींस कि जो 1% रिकॉम्बिनेशन होगा वो इक्वल होगा 1 सेंटीमॉर्गन के या फिर 1 मैप यूनिट डिस्टेंस के। देन यहाँ पे एक डायग्राम है जिसके अंदर लिंकेज की स्ट्रेंथ को शो किया हुआ है। यहाँ पे क्या था कि एक Y और W, और यहाँ पे W और M के बीच में लिंकेज का शो करा हुआ है। ये वाली जो है ये पैरेंटल जनरेशंस है, ये क्रॉस करवाया तो इनकी F1 जनरेशन आ गई और ये वाली इनकी F2 जनरेशन है। तो अकॉर्डिंग टू द डायग्राम हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो स्ट्रेंथ है Y और W के बीच में, इट मीन्स कि जो इन केसेस में, जो इस वाले केस में जो स्ट्रेंथ है लिंकेज की वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द क्रॉस बी के कंपैरिजन में। बिकॉज यहाँ पे पैरेंटल टाइप के अंदर लिंकेज कितना देखने को मिल रहा है, लिंकेज का स्ट्रेंथ दैट इज द 98.7%, और रिकॉम्बिनेंट टाइप के अंदर देखने को मिल रहा है 1.3%।
क्रॉस बी के अंदर पैरेंटल टाइप का लिंकेज स्ट्रेंथ है 62.8% एंड रिकॉम्बिनेंट टाइप के अंदर स्ट्रेंथ है 37.2%। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि लिंकेज का स्ट्रेंथ किस में कैसा है, डायरेक्ट क्वेश्चन, तो इसको ध्यान रखना है। टॉक अबाउट द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस नाम से ही पता चल रहा है, पॉली एंड जेनिक। पॉली मतलब बहुत सारा एंड जेनिक मतलब जीन्स। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के अंदर क्या होता है कि काफी सारे जीन्स होते हैं जो कि एक सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं और ये इन्वायरमेंट के थ्रू इन्फ्लुएंस होता है। इसका जो इफेक्ट होता है मतलब इसके अंदर हर एक अलील का जो इफेक्ट होता है वो एडिटिव होता है। एडिटिव इन द सेंस कि हर एक जो अलील होगा वो खुद से डोमिनेंट नहीं शो करेगा, वो क्या करेगा, जितने भी अलील्स होंगे सारे इकट्ठे हो जाते हैं और देन वो अपने इफेक्ट को शो करते हैं। मतलब कोई भी एक अकेला अलील अपना इफेक्ट शो नहीं करेगा, सारे अलील्स इकट्ठे होके तब अपना इफेक्ट शो करेंगे। इसके अंदर क्या होता है कि हर एक डोमिनेंट अलील का इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है। और एग्जाम्पल है स्किन कलर का, द फर्स्ट वन इज डार्क स्किन कलर, जिसके अंदर क्या होता है सारे डोमिनेंट अलील्स होते हैं, दैट इज कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी एंड कैपिटल सी। सेकेंड इज कि इंटरमीडिएट स्किन कलर देखने को हमें मिलेगा, जिसके अंदर क्या होगा कि 3 डोमिनेंट अलील्स हो जाएंगे और 3 हमारे पास रिसेसिव अलील हो जाएंगे। लाइटेस्ट स्किन कलर के अंदर जितने भी अलील्स होंगे सारे के सारे हमारे पास रिसेसिव होंगे, जैसे कि स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी। Let's talk about the last topic of this part, that is प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी के अंदर मेनली क्या होता है कि एक सिंगल जीन होता है जो काफी सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। देन कुछ क्रोमोसोमल एब्रेशंस होती हैं, मतलब कि कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे कि डिलीशंस, इंसर्शंस, ये सब होते हैं। तो ये कॉमनली हमें देखने को मिलते हैं इन द कैंसर सेल्स, दैट इज द CML। देन पॉइंट म्यूटेशंस होती हैं। म्यूटेशंस मेनली 2 तरीके की हैं, अभी जो हम लोग करेंगे वो होती है पॉइंट म्यूटेशन और एक होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशंस के अंदर क्या होता है कि जब एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड के अंदर चेंजेस आते हैं वो पॉइंट म्यूटेशन होगा। फ्रेम शिफ्ट में जब काफी सारी न्यूक्लियोटाइड्स में क्या होते हैं चेंजेस आते हैं तो वो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है। पॉइंट म्यूटेशंस जो होती हैं कॉज होती हैं बिकॉज जब बेस पेयर्स जो होते हैं डीएनए के उसके अंदर जब चेंजेस आ जाते हैं तो उसकी वजह से पॉइंट म्यूटेशंस होती हैं। देन म्यूटाजेंस मेनली क्या होते हैं, बोल सकते हैं कि कुछ केमिकल्स होते हैं या फिर फिजिकल फैक्टर्स होते हैं जो म्यूटेशंस को इंड्यूस करते हैं, जैसे कि यूवी रेडिएशंस। सो जितने भी मेजर पार्ट है वो मेनली हमारा खत्म हो चुका है। अब हमारा थोड़ा सा पार्ट बचता है, दैट इज द 6th डिटर्मिनेशन। एंड जो हमारे क्रोमोसोमल और जेनेटिक जो डिसऑर्डर्स हैं वो हम लोगों का जल्दी हो जाएगा, काफी बड़ा लेक्चर नहीं जाएगा, तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। एंड उसके बाद आपका जेनेटिक्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इट मीन्स कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाला। सो थैंक यू।